मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष here, टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। टुडे वी सी द हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट 2021 एंड 22। आज 1 फरवरी को फिनांस मिनिस्टर ने यूनियन बजट प्रेजेंट किया, तो देखते हैं इसके हाइलाइट्स क्या है, क्या क्या आया है ये 2021 एंड 22 के बजट में। ये जो बजट आया है वो बेसिकली आत्मनिर्भर भारत स्कीम के 6 पिलर्स पे बेस्ड है। और तो ये है आत्मनिर्भर भारत स्कीम के 6 पिलर्स: health and well-being, physical and the financial capital infrastructures, inclusive development for the aspirational India, reinvigorating human capital, innovations and R&D, minimum government and maximum governance। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हेल्थ एंड वेलबींग में कितने का अलॉटमेंट हुआ है। बिकॉज अभी ये जो बजट है वो जस्ट कोविड पेंडेमिक के बाद आया है, इवन अभी तक पेंडेमिक गया नहीं है। हेल्थ एंड वेलबींग पे ज़्यादा ध्यान दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत हेल्थ स्कीम के लिए 64,180 करोड़ दिए गए हैं। एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन 35,000 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन के प्रोडक्शंस के लिए दिए गए हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 2 वैक्सीन है कोविड के जो अप्रूव हो चुके हैं, और 2 और वैक्सीन है जो रिसेंटली अप्रूव होने वाले हैं। तो इसके जो भी प्रोडक्शंस में आएंगे उसके लिए 35,000 करोड़ का अलॉटमेंट दिया गया है। जल जीवन मिशन अप्लाई के लिए 2.87 करोड़ लैक्स अलॉट हुआ है। मिशन पोषण लॉन्च होने वाला है अभी, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है वैसा, तो उसके लिए 1.42 लाख करोड़ का अलॉटमेंट है। एक पॉलिसी लाया है गवर्नमेंट ने, वॉलेंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग, जिसके अंदर जो पुराने गाड़ी है उनको निकाल देंगे, बिकॉज इससे पॉल्यूशन कम होएगा। और दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द हेल्थ स्कीम, बिकॉज जो ओल्ड गाड़ी है वो नहीं रहेगी तो फिर पॉल्यूशन उसके हिसाब से कम होगा। तो इसमें स्क्रैपिंग के अंदर जो पैसेंजर गाड़ी है वो 20 ईयर्स और कमर्शियल व्हीकल है वो 15 ईयर्स में फिटनेस के लिए जाएंगे। देन तो ये सारे थे हेल्थ एंड वेलबींग के अलॉटमेंट्स। उसके बाद फिनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नई इंस्टीट्यूशन लॉन्च करने वाली है गवर्नमेंट, जिसका नाम है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये प्रोफेशनली मैनेज्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, जिसमें 20,000 करोड़ का कैपिटल है। और ये जो इंस्टीट्यूशन बनेगी वो इसके लिए बन रहे हैं बिकॉज जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लोन प्रोवाइड करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं। ये जो इंस्टीट्यूशन है वो 5 लाख करोड़ अगले 3 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करेंगे, 5 लाख करोड़ इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। देन 1.97 लाख करोड़ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को अलॉट किया गया है। ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है जो कि 13 सेक्टर को कवर करते हैं, मतलब ये स्कीम के अंदर 13 सेक्टर्स आते हैं। तो उसके लिए 1.97 लाख करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है। और ये जो 13 सेक्टर है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स का, उसके अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी आता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसके अलावा पीएलआई के अलावा एक और स्कीम लॉन्च हुआ है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, दैट इज मिंत्रा। तो ये टेक्सटाइल के लिए एक ये एक्स्ट्रा स्कीम है, जो नया स्कीम है जो लॉन्च हो रहा है ये बजट के साथ। देन उसके बाद नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये इसको लॉन्च करेंगे, जो कि होएगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, जो अनयूज्ड एसेट्स है, उसको सेल करने के लिए, उसको मोनेटाइज करने के लिए ये एक मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड बनाएगी गवर्नमेंट, टू प्रोवाइड द विजिबिलिटी टू द इन्वेस्टर्स, कि इन्वेस्टर के पास ये ऐसा मालूम रहे कि हाँ ये एसेट्स है जो कि मोनेटाइजेशन के अंदर आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे पहले तो लॉन्च की फिनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। फर्स्ट एक इंस्टीट्यूशन जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होगी। दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मित्रा स्कीम लाया गया, एंड देन मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो ये 3 चीज़ें नई सेटअप होने वाली है ना। इसके बाद जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए अलॉटमेंट्स हुए हैं वो ये है, तमिलनाडु के लिए 1.3 लाख करोड़, केरला के लिए 65,000 करोड़, वेस्ट बंगाल के लिए 25,000 करोड़ अलॉट हुए हैं। एंड इन एडिशन टू दैट एडिशनल 34,000 करोड़ असम के लिए स्पेशली यहाँ पे रोड प्रोजेक्ट के लिए अलॉट हुए हैं।
जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनके लिए 3 लाख करोड़ फंड क्रिएट करना है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के रिफॉर्म के लिए। देन उसके बाद जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें इन्वेस्टमेंट का लिमिट इंक्रीज कर दिया गया है फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई का इन्वेस्टमेंट करने का मैक्सिमम लिमिट था 49%, लेकिन अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स है वो 74% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। देन गवर्नमेंट एक नई कंपनी बनाएगी, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट कंपनी, टू बी सेटअप फॉर द स्ट्रेस्ड एसेट्स ऑफ द बैंक। तो जो बैंक्स के लोन होते हैं, लोन्स वगैरह होते हैं जो डिफ़ॉल्ट में जाते हैं, तो जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है बैंक के, वो उनके लिए ये कंपनी बनाएगी, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट कंपनी, जो बैंक से ये जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो ये परचेस कर लेंगे और बैंक उससे फिर फ्री हो जाएगा। एंड बैंक ऑल्सो विल अलाउड टू सेल ऑफ द डिस्ट्रेस एसेट्स टू द अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कंपनीज को भी ये जो बैंक बेच सकती है, उनका जो भी डिस्ट्रेस एसेट्स है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो उनको बेच सकती है। तो ये बैंक्स के लिए गुड न्यूज़ है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है इससे। देन इन FY 2022 PSU बैंक्स रिकैपिटलाइज प्लान इज ऑफ 20,000 करोड़। तो 20 फाइनेंशियल ईयर 2022 में PSU बैंक को रिकैपिटलाइज करेगी, जिसके लिए 20,000 करोड़ का प्लान है। नाउ डिवेस्टमेंट्स, तो ये जितने भी कंपनीज का डिवेस्टमेंट अभी तक अनाउंस हुआ है, वो फाइनेंशियल ईयर 2022 तक सारे डिवेस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा। डिवेस्टमेंट मतलब कि उनका एक पर्टिकुलर डिवीजन रहेगा, सेक्टर रहेगा, वो सेक्शन रहेगा, वो को सेल करेंगे फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ कंपनी। तो ये जो भी कंपनीज के डिवेस्टमेंट अभी तक अनाउंस हो गए हैं, वो फाइनेंशियल ईयर 2022 तक कंप्लीट हो जाएंगे। In financial year 2022, target is 1.7 lakhs crore proposed to divest 2 PSU banks and 1 general insurance company। तो इनका टारगेट है 1.7 लाख करोड़ का डिवेस्टमेंट करने का, एंड उसमें 2 PSU बैंक है और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, और इसके अलावा कुछ और कंपनीज है जिनका होने वाला है, BPCL, कॉनकॉर, पवन हंस, एयर इंडिया, इन सब का डिवेस्टमेंट भी FY 2021 एंड 22 में होने वाले। नाउ अभी सोशल सिक्योरिटी पे आते हैं। यहाँ पे एक है, इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल बी सेटअप एंड 100 मोर डिस्ट्रिक्ट विल बी एडेड अंडर द सिटी गैस एक्सपेंशन स्कीम। तो जो गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिपेंडेंट बनाएंगे और 100 और सिटीज़ को ऐड करने वाले हैं ये गैस एक्सपेंशन स्कीम के अंदर। देन वन नेशन एंड वन राशन स्कीम के अंदर जो गवर्नमेंट है वो एक पोर्टल लॉन्च करने वाली है अभी, जिसमें कि जितने भी माइग्रेंट्स लेबर्स हैं उनके सारे डिटेल्स वहाँ पे रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि एक पर्सन है, एक सिटीजन 2 राशन कार्ड नहीं बना सकते हैं। तो ये अभी जो भी जिनके पास है कि दो जगह पे रह रहे हैं, तो होम टाउन में भी उनका राशन कार्ड है, जिधर रहते हैं वहाँ पे भी राशन कार्ड है, तो वो सारी चीज़ें ये पोर्टल से एलिमिनेट हो जाएगी, बिकॉज उनके सारे डेटा रहेंगे पोर्टल पे। स्पेशली ये पोर्टल ही उसके लिए रहेगा जहाँ पे सारे इंडिविजुअल्स के, माइग्रेंट लेबर्स के डेटा रहेंगे। एंड देन उसके बाद एम्प्लॉयर के लिए है कि अगर कोई एम्प्लॉयर अगर आपका PF डिडक्ट करता है, PF कट करता है सैलरी से, और लेकिन वो टाइम पे भरता नहीं है, तो वो केसेस में क्या होगा एम्प्लॉयर के लिए कि उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो भी वो एक्सपेंसेस, जो भी पेमेंट करते हैं कंपनीज, उनको एज ए एक्सपेंस डिडक्शन मिलता है एक्सपेंस से। लेकिन अगर वो उन्होंने लेट पेमेंट किया तो फिर उसका डिडक्शन उनको कंपनीज को नहीं मिलेगी। देन मिनिमम वेजेस विल अप्लाई टू ऑल कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज, ऑल्सो इट एक्सटेंडेड टू प्लेटफॉर्म एंड जिग्स वर्कर्स। तो जो मिनिमम वेजेस होता है, लेबर का मिनिमम वेजेस जो भी होता है, वो सारे वर्कर्स के लिए एप्लीकेबल है। वो पहले था जो फैक्ट्री एक्ट में आते थे या लेबर लॉ के अंदर आते थे, उसके लिए एप्लीकेबल था ये मिनिमम वेजेस। बट नाउ ये बजट के साथ इन्होंने जो मिनिमम वेजेस पे करने का ये सिस्टम है वो सबके लिए एप्लीकेबल कर दिया है। आइदर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, तो किसी भी टाइप के वर्कर्स है, तो सबके लिए जो मिनिमम वेजेस का स्कीम है वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा।
देन उसके बाद वर्कर्स है तो सबके लिए जो मिनिमम वेजेस का स्कीम है वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। देन उसके बाद वीमेन वर्कर्स के लिए एक रिलीफ आया है कि वो सारे कैटेगरीज के वर्क कर सकते हैं, और दूसरा वीमेन वर्कर्स के लिए है कि वो नाइट शिफ्ट भी जॉब कर सकते हैं, उनके लिए रेस्ट्रिक्शंस हटाए गए हैं। नाउ अलॉटमेंट टू द एग्रीकल्चर्स। इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 एग्री क्रेडिट टारगेट, एग्रीकल्चर का क्रेडिट टारगेट देने का उनका टारगेट है 16.5 लाख करोड़। रूरल इंफ्रा फंड 40,000 करोड़ तक इंक्रीज किया गया है। माइक्रो इरिगेशन फंड 10,000 करोड़ तक इंक्रीज किया गया है। तमिलनाडु में सीवुड पार्क सेटअप करने वाले हैं और वहाँ पे 5 मेजर फिशिंग हब बनाने वाले हैं तमिलनाडु के अंदर। तो ये प्रपोज्ड है बजट के अंदर 5 मेजर फिशिंग हब इन तमिलनाडु। देन सेंटर विल डिसकंटिन्यू द नेशनल स्मॉल सेविंग फंड लोन टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लोन मिल रहे थे नेशनल स्मॉल सेविंग फंड लोन, वो अभी डिसकंटिन्यू होने वाला है। 3758 करोड़ अलॉटेड टू अपकमिंग डिजिटल सेंसस। डिजिटल सेंसस आने वाला है जिसके लिए 3,758 करोड़ अलॉट हुए हैं। 1,000 करोड़ अलॉटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ टी वर्कर इन असम एंड वेस्ट बंगाल। तो ये असम एंड वेस्ट बंगाल के टी वर्कर्स के लिए गुड न्यूज़ है, उनके लिए 1,000 करोड़ अलॉट हुए हैं टी वर्कर वेलफेयर के लिए, जो असम एंड वेस्ट बंगाल में है उनके लिए। A deep ocean mission will be launched with the outlay of 4,000 crore over the next 5 years. तो ये एक नया मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं, 4,000 करोड़ का बजट है इसके लिए। 4 Indian astronauts are being trained in the Russia for the mission गगनयान। तो जो गगनयान मिशन है उसके लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स रसिया में ट्रेंड हो गए। उसके बाद है एलोकेशन ऑफ 1,500 करोड़ टू प्रमोट द डिजिटल पेमेंट्स। तो डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए 1,500 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है। अभी ये कंपनीज मैटर्स देखते हैं। कंपनी मैटर्स में सबसे पहले जो स्मॉल कंपनीज है, स्मॉल कंपनीज के डेफिनेशन को ये बजट में चेंज किया इन्होंने। उनका जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है स्मॉल कंपनी होने का, उसको इन्होंने चेंज किया है। तो जो थ्रेशोल्ड पेड अप शेयर कैपिटल का है फॉर द स्मॉल कंपनीज, वो पहले 50 लाख था, अभी उसको 50 लाख से बढ़ा के 2 करोड़ किए गए। और जो टर्नओवर का थ्रेशोल्ड लिमिट पहले 2 करोड़ था, उसको 20 करोड़ इंक्रीज किया गया। तो ये 2 चेंजेस किए गए हैं स्मॉल कंपनीज के डेफिनेशन में। अभी जो भी चेंजेस है इसके हिसाब से कंपनीज एक्ट में चेंजेस होएंगे। देन इसके बाद 1% कंपनी के लिए चेंजेस है, बिकॉज स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए इन्होंने 1% कंपनी के डेफिनेशंस में भी चेंज किए हैं। उसके जो भी रेस्ट्रिक्शंस है कुछ वो रिमूव किए। तो 1% कंपनी में है कि नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पेड अप शेयर कैपिटल एंड द टर्नओवर। तो जो 1% कंपनी रन कर रहे हैं उनके लिए पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो उनके पास कितना भी टर्नओवर रहेगा, शेयर कैपिटल रहेगा, उनके ऊपर कोई एडिशनल बर्डन नहीं आने वाले। दूसरा, अलाउ कन्वर्जन टू एनी टाइम अदर टाइप ऑफ कंपनीज। तो जो 1% कंपनीज है, 1% कंपनी रन कर रहे हैं, उनके पास ऑप्शन रहेगा कि एनी टाइम दे कैन कन्वर्ट इट टू द कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म और एनी अदर टाइप ऑफ द कंपनी। तो ये है 1% कंपनीज के लिए। एंड देन उसके बाद जो रेसिडेंसी लिमिट होती है फॉर द ओपीसी, उसको भी रिड्यूस किया गया है। नॉर्मली जो इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया होने के लिए 182 डेज का टाइम होता है, जिसको रिड्यूस करके इन्होंने 120 डेज कर दिया है। कि मतलब कोई 120 डेज इंडिया में है तो वो ओपीसी रजिस्ट्रेशन के लिए, 1% कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया ही माना जाएगा। देन उसके बाद जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, एनआरआईज, उनको भी अलाउ किया है कि वो भी 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो एनसीएलटी है, एनसीएलटी इम्प्लीमेंट द ई कोड। तो बिकॉज अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हैं। अभी रिसेंटली इनकम टैक्स का ये भी आया था कि जो फेसलेस असेसमेंट एंड फेसलेस अपील,
अभी उसके बेसिस पे ही और भी धीरे धीरे चेंजेस कर रहे हैं। यहाँ पे एपलेट ट्रिब्यूनल है, उनको भी फेसलेस कर रहे हैं। तो इसके लिए एनसीएलटी इम्प्लीमेंट ई कोड इम्प्लीमेंट कर रही है कि इलेक्ट्रॉनिकली वो काम कर सके इजीली। ये थे दो कंपनीज मैटर्स में। एक तो स्मॉल कंपनीज का डेफिनेशन चेंज हुआ, दूसरा रिलीफ दिए गए हैं 1% कंपनीज के लिए, बिकॉज इनको स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए 1% कंपनी को रिलीफ दिया गया। नाउ टैक्सेस। अभी टैक्सेस में देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं बजट के ये बजट के साथ। अभी ये बजट में कोई भी स्लैब में चेंजेस नहीं आए हैं। जो लास्ट ईयर स्लैब था, टैक्स स्लैब था, इस साल भी वही टैक्स स्लैब है। बट यहाँ पे कुछ जो टैक्सेस के अंदर डिटेल्स है वो देख लेते हैं। नो ITR फॉर द सीनियर सिटीजन ओवर 75 ईयर्स ऑफ एज हैविंग ओनली पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम। तो ये सीनियर सिटीजन के लिए आया है कि जिनका एज 75 ईयर्स से ज़्यादा है और उनको सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट का इनकम आता है, तो वो केसेस में उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है टाइम लिमिट फॉर रीओपनिंग ऑफ इनकम टैक्स असेसमेंट रिड्यूस टू 3 ईयर्स फ्रॉम 6 ईयर्स। तो इनकम टैक्स असेसमेंट रीओपन करने का टाइम लिमिट था 6 ईयर्स का, वो टाइम लिमिट को कम कर दिया गया है, इवन 50% कर दिया है। तो 6 ईयर्स से उसको 3 ईयर्स कर दिया है कि 3 ईयर्स तक ही वो रीओपन कर सकते हैं केस। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर टैक्स ऑफिशियल्स के पास एविडेंस है कि जो टैक्स पेयर्स है वो इनकम कंसील कर रहे हैं, अगर एविडेंस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ इनकम है और वो इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो रहा है, 50 लाख है इनकम, तो इन दैट केस ये जो असेसमेंट है वो 10 ईयर्स तक ओपन कर सकते हैं, रीओपन कर सकते हैं। एंड बट वो 10 ईयर्स तक रीओपन भी करेंगे तो वो उनके उसके लिए अप्रूवल लगेगा प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का। तो जो हायर पोजीशन है उनसे अप्रूवल लेके ही ये केस रीओपन कर सकते हैं फॉर द केसेस वेयर देयर इज कंसीलमेंट ऑफ इनकम, और जो इनकम है वो 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। तो इन दैट केस 10 साल तक रीओपन हो सकता है ये केस। बट नॉर्मली अभी जो 6 ईयर्स का टाइम था रीअसेसमेंट का, उसको अभी कम करके 3 ईयर्स कर दिया। तो ये गुड न्यूज़ है सारे टैक्स पेयर्स के लिए। Then additional deduction of 1.5 lakhs for the home loan extended to 31st March 2022। तो जो एडिशनल 1.5 lakhs का डिडक्शन मिलता था होम लोन के लिए, वो क्या एवरी लास्ट 2-3 साल से एक साल करके बढ़ा रहे। तो ये सेम यहाँ पे भी इन्होंने 1 साल और के लिए बढ़ाया है। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 है उसमें भी 1.5 lakhs का डिडक्शन ले सकते हैं फॉर होम लोन। देन जो IT एपलेट ट्रिब्यूनल है उनको फेसलेस बनाया गया। तो सेम जैसा मैंने अभी पहले बताया कि पहले जो फेसलेस असेसमेंट एंड फेसलेस अपील आया है, लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने फॉर द डायरेक्ट टैक्स, ऑन द सेम बेसिस ये IT एपलेट ट्रिब्यूनल भी है, वो उनको फेसलेस लाने वाले हैं। और फेसलेस में जो भी चीज़ें होगी वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होगी। अगर किसी को पर्सनल मीटिंग करने हैं या हियरिंग पे जाने का है तो वो केसेस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो हियरिंग पे जा सकते हैं, और वो भी इनका जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनके रिक्वेस्ट पे होता है। देन नेक्स्ट, टैक्स ऑडिट थ्रेशोल्ड लिमिट रेज टू 10 करोड़ फॉर दोज हैविंग लेस देन 5% कैश ट्रांजेक्शंस। तो टैक्स ऑडिट का लिमिट नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए नहीं बढ़ाया गया है। पहले ये 1 करोड़ का लिमिट था, देन उसको 5 करोड़ किया गया था लिमिट टैक्स ऑडिट के लिए। लेकिन ये बजट के अंदर टैक्स ऑडिट का थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा के 10 करोड़ किया गया है। बट ये उनके लिए ही है वो टैक्स पेयर्स के लिए जिनका पूरे साल में कैश ट्रांजेक्शन लेस देन 5% होता है। का जो भी ट्रांजेक्शन रहेगा पूरे साल का, उसमें कैश में जो ट्रांजेक्शन रहेगा वो 5% से कम रहेगा। इन दैट केस ओनली 10 करोड़ का लिमिट रहेगा उनका टैक्स ऑडिट के लिए। डिविडेंड पेमेंट बाय RITs एंड इन्वेस्ट नॉट सब्जेक्ट टू द TDS। इन पे डिविडेंड पे कोई TDS नहीं है। एडवांस टैक्स लायबिलिटी रेज्ड ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड पेमेंट होने के बाद वो एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा। देन टैक्सेस कंटिन्यू। प्रपोज टैक्स एग्जम्पशंस फॉर द एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी। तो जो एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी है उनके लिए टैक्स का एग्जम्पशन दिया गया है। नाउ IT रिटर्न जो फाइल करते हैं हम, उसमें एक और चेंजेस आया है। उसमें ऑलरेडी भी बहुत सारे डेटा प्रीफिल्ड होते हैं IT रिटर्न के अंदर,
लाइक आपका जो बेसिक डिटेल्स है या फिर जो टीडीएस का डिटेल्स है, ये सब प्री फिल्ड होते हैं वहाँ पे। अभी ये बजट के साथ दो और भी चीज़ें होगी जो आईटीआर में प्री फिल्ड होगी, एक कैपिटल गेन और दूसरा आपका बैंक इंटरेस्ट का डिटेल। वो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगा, आपको वहाँ पे दिखेगा कितना आपका बैंक इंटरेस्ट और कैपिटल गेन है। देन जो स्टार्टअप्स कंपनीज है उसके लिए भी 1 ईयर्स का टैक्स हॉलीडे एक्सटेंड किया गया है। देन जो एनआरआईज है उन पे जो डबल टैक्सेशन होता है, दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे इंडिया में टैक्स लगा, फिर जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे उनको क्रेडिट नहीं मिलता है उसका, या फिर बाहर वो टैक्स पे करते हैं और यहाँ पे उनका फंड आता है, फिर यहाँ पे उनको टैक्स पे करना होता है, क्रेडिट नहीं मिलता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक रूल्स बना रही है, मतलब रूल्स बना रही है, ट्रीटी बना रही है, जिसके थ्रू उनको क्रेडिट मिल पाएगा, डबल टैक्सेशन नहीं होएगा। तो ये एनआरआईज के लिए गुड न्यूज़ है। देन फॉर द चैरिटेबल ट्रस्ट जो हॉस्पिटल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन करते हैं, उनके लिए रिलीफ है। उनके लिए रिलीफ पहले जो 1 करोड़ का था वो 1 करोड़ को एक्सटेंड करके 5 करोड़ तक कर दिए गए हैं। तो ये था यूनियन बजट 2021-22। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।